हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एकल कला मोटर या हिंदी में बोले सिंगल फेज मोटर। हमारी पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, लेकिन कोई नहीं, अब जो है रेगुलर क्लासेस आएंगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिंगल फेज मोटर वाला चैप्टर। देखिए सिंगल फेज मोटर क्या होती है ना, सिंगल फेज मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। कैसी? ये जो मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। इसे जो है स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं, कुछ अनुप्रयोग करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा कर सकता। क्या? जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता है सिंगल फेज। तो किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है? ये करता है पल्सेटिंग प्रकार का। किस प्रकार का? पल्सेटिंग प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इसलिए जो है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। और जो ये सिंगल फेज मोटर होती है ये भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। हमने जो अल्टरनेटर वाला चैप्टर पढ़ा है, डीसी मोटर डीसी जनरेटर जो पढ़ा है, वो जैसे उनमें कार्य करता था फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वो भी उसी प्रकार से जो सिंगल फेज मोटर होती है ये भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। बस पर ये है, ये जो सिंगल फेज मोटर होती है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि जो इनके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटेटिंग प्रकार का उत्पन्न नहीं होता, वो बल्कि पल्सेटिंग प्रकार का उत्पन्न होता है। ठीक है। इसलिए जो सिंगल फेज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क बताया जाता है, क्या? जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है? सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क शून्य शून्य या फिर जीरो। जो एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछ लेना, और आया भी हुआ है पहले एग्जाम में सवाल ये कि जो सिंगल फेज मोटर होता है उनका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, हमेशा याद रखना जो सिंगल फेज मोटर होता है उनका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है। कोई टॉर्क पैदा ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर पल्सेटिंग प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए वहां पर कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो फिर हम सिंगल फेज मोटर को चलाते कैसे हैं? बात ये आती है, सिंगल फेज को कुछ प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा हम टू फेज सप्लाई बना देते हैं उसको। सिंगल फेज को दो फेज बनाया जाता है तभी मोटर चालू होती है। अब वो टू फेज कैसे बनाए जाते हैं, उसी के हिसाब से मोटरों का वर्गीकरण किया गया है सिंगल फेज का। कैसे? मैंने क्या बताया कि जो सिंगल फेज मोटर होती है उनको टू फेज कैसे बनाया जाता है, उसी हिसाब से सिंगल फेज मोटरों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैसे? देखिए क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर, यानी कि फेज को स्प्लिट कर दिया, उसके साथ मोटर को स्टार्ट कर दिया। कैपेसिटर प्रेरण मोटर, यानी कि इसमें कैपेसिटर का प्रयोग कर दिया। शेडेड पोल, यानी कि इसमें शेडेड पोल का प्रयोग कर दिया। प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन मोटर। सार्वभौमिक मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर। एकल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। स्टेपर मोटर जो स्टेपों में कार्य करती है। एकल फेज तुल्यकाली मोटर या फिर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है। इन सभी के बारे में जो हमें विस्तार से पढ़ना है इस चैप्टर में, कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर किस तरीके से कार्य करती है, प्रेरण कैपेसिटर प्रेरण मोटर किस तरीके से कार्य करती है, शेडेड पोल मोटर कौन सी होती है और किस तरीके से कार्य करती है। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। 2 से 3 सवाल मान लीजिए एग्जाम में आने ही वाले हैं यहाँ से। ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इस मोटर का जो अन्य नाम क्या है? रजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। क्या बताया मैंने आपको अन्य नाम इसका? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। देखिए इसका सर्किट डायग्राम देखिए आप किस तरीके से बना हुआ है। एक मिनट देखिए, जब इसमें ना सिंगल फेज मोटर में स्टेटर पर ही दो वाइंडिंग की जाती है। कौन सी? स्टेटर पर दो वाइंडिंग की जाती है, जिसका एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। वैसे तो दो वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी? एक रनिंग वाइंडिंग होती है, इनका जो मेन नाम है ना वो तो ये होता है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग।
स्टार्टिंग वाइंडिंग। दो नाम क्या क्या होते हैं इसके, एक होता है रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग बोला जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। किसके सीरीज में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। जब एक मोटर कार्य करती है स्टार्टिंग में तो वो दोनों वाइंडिंग के साथ स्टार्ट होती है, रनिंग वाइंडिंग के भी और स्टार्टिंग वाइंडिंग के। लेकिन जब मोटर अपना 75% गति प्राप्त कर लेती है, कितनी, 75% गति प्राप्त कर लेती है, तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, जिससे ऑक्सिलरी वाइंडिंग उस सर्किट से बाहर हो जाती है। फिर जो है केवल मेन वाइंडिंग यानी कि रनिंग वाइंडिंग का ही कार्य रह जाता है। कब, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाती है इस सर्किट से, तब क्या है, तब केवल रनिंग वाइंडिंग ही कार्य करती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट जाती है सर्किट से, किसकी हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हेल्प से। और यहाँ पर ये रोटर लगाया जाता है, रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं की जाती, रोटर में केवल छड़ें स्थापित की जाती हैं। किस चीज की, कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की, किसकी, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की छड़ें स्थापित करी जाती है। कोई वाइंडिंग नहीं लगाई जाती, वाइंडिंग केवल स्टेटर पर लगाई जाती है और उस स्टेटर के बीच में रोटर घूमता रहता है। ठीक है, स्टेटर के बीच में रोटर घूमता रहता है। ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। अब अगर इसके कार्य सिद्धांत की बात करें, ये कार्य कैसे करती है, देखिए उस कार्य को देख लेते हैं हम। इसमें जो है रेजिस्टेंस कैसे रखा जाता है वो देखिए। जो मेन वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। वो कैसे कम रखा जाता है, देखिए इसमें जो रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार से बनाया जाता है। किसे, मोटे तार से बनाया जाता है। और खांचों में जो स्लॉट्स होते हैं, खांचे होते हैं, उनके अंदर वाइंडिंग को गहराई से रखा जाता है, गहराई में। किसमें, क्या कहा मैंने, जो रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार से बनाया जाता है और खांचों में अधिक गहराई से स्थापित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो प्रेरकत्व का, प्रतिरोध का मान कम हो और प्रेरकत्व का मान ज्यादा हो। प्रतिरोध का मान कम हो और प्रेरकत्व का मान ज्यादा हो। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है या फिर जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को पतले तार से बनाया जाता है। किसे, पतले तार से बनाया जाता है। ऐसा क्यों, ताकि उसका प्रतिरोध ज्यादा हो, प्रतिरोध ज्यादा हो। नाम से ही पता चल रहा है इसका। मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यानी कि एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखा जाता है, एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है। अब इसके हम फेजर डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है। किसे समझेंगे, फेजर डायग्राम से। देखिए यहां पर तो बन गई वोल्टेज, क्या बन गई, वोल्टेज। अब जो स्टार्टिंग में, अब आप सभी को पता है यहां पर क्या यूज हो रहा है, वाइंडिंग यूज हो रही है। इसको हम इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज से पीछे करंट चलता है। तो यहां पर आ गया करंट, करंट कौन सा, स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट बन गया यहां पर। स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट इतने यहां पर क्यों बना, 90 डिग्री के एंगल पर क्यों नहीं बना, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा रखा गया है। क्या, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा रखा गया है, इस वजह से वोल्टेज से करंट इतना पीछे चल रही है। ठीक है, इसको हम फाई से डिनोट कर देते हैं, फाई 2 से। ठीक है, अब जो बात रही रनिंग वाइंडिंग की, रनिंग वाइंडिंग में कहां बनेगी करंट, रनिंग वाइंडिंग में करंट बनेगी यहां पर। ये भी 90 डिग्री एंगल पर क्यों नहीं बनी, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है। अगर मान लीजिए ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो है, तो यहां पर बनेगा आई आर, यानी कि रनिंग वाइंडिंग का करंट। और जो इस एंगल को बोलेंगे क्या बोलेंगे, पाई बोल देंगे। इस पूरे को तो पाई बोलेंगे और इस छोटे वाले को पाई 1 बोल देंगे, पाई 1। ठीक है, ये है फेजर डायग्राम इसका। फेजर डायग्राम कैसे, अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज एंगल बन गया, रनिंग वाइंडिंग के और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर कुछ ना कुछ एंगल बन गया है। ठीक है, इस वजह से ये जो मोटर है ये स्टार्ट हो जाती है। ये एंगल किसके कारण बना है, रेजिस्टेंस के कारण बना है ये एंगल।
ठीक है, इतना आपको जो है समझ आ गया होगा कि ये जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है ये किस तरीके से कार्य करती है। रेजिस्टेंस के द्वारा जो है इसके अंदर फेज एंगल बनाया जाता है, जिससे ये दो फेज में विभक्त हो जाती है और ये मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। अब जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ना, ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल पर स्थापित की जाती है। कितने? 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर, 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर स्थापित की जाती है। अब 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल का क्या मतलब है वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए, एक मिनट। 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल, अब मैंने आप सभी को पिछले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या? फाई इलेक्ट्रिकल क्या होता है? पाई अपॉन 2 इंटू फाई मैकेनिकल। अब मैंने कहा आपको जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है वो कितनी होती है? इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है 90 डिग्री, इजिकल टू पोल की संख्या मान लेते हैं 4 है मोटर के अंदर, बटा में 2 गुणा में फाई मैकेनिकल। 2 से यहां कटा 45 बार, ठीक है, और यहां पर 45 आ गया, नीचे 4। अब जो यहां पर पाई मैकेनिकल जो डिग्री आई है ना, क्या आई है? जो पाई की जो मैकेनिकल डिग्री आई है वो इतने डिग्री स्लोट पर रखी जाएगी। कैसे? मान लीजिए ये स्लोट्स है, ये दूसरे स्लोट्स है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के स्लोट्स है और ये रनिंग वाइंडिंग के स्लोट्स है। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग को इस स्लोट में रखा गया है तो रनिंग वाइंडिंग को 45/4, देखिए यहां पर बन गया कुछ पॉइंटों में डिग्री। इसको पूरी पूरी डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जो मैंने यहां पर पोलों की संख्या 4 रखी है, इसको हम कुछ और रख देते हैं। देखिए 4 ही मान लेते हैं हम इसे। कितने? पाई इलेक्ट्रिकल को कितना माना हमने? पाई इलेक्ट्रिकल तो आप सभी को पता है कितना रखा जाएगा? 90 डिग्री के एंगल पर। 90 डिग्री। पोल को हम ना मान लेते हैं 2 रखे होंगे, क्या? 2 पोल होंगे मोटर के अंदर, 2/2 गुणा पाई मैकेनिकल, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, यानी कि पाई मैकेनिकल भी आ गया 90 डिग्री के एंगल पर। पाई मैकेनिकल भी कितने आ गया? 90 डिग्री के एंगल पर आ गया। अब समझिए आप क्या बताना चाहता हूं आपको। मान लीजिए एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, तीसरा पोल नीचे है और चौथा पोल यहां पर है। अब 90 डिग्री के एंगल का क्या मतलब है? ये इतना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल ही बना हुआ है। कितना बना हुआ है? 90 डिग्री। अगर रनिंग वाइंडिंग, अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग इस पोल पर रखी गई है, इस पोल के स्लोट पर रखी गई है, कहां पर? इस पोल के स्लोट पर रखी गई है, तो जो रनिंग वाइंडिंग होगी वो इस पोल के स्लोट पर रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? इस तरीके से जो मैकेनिकल डिग्री है और इलेक्ट्रिकल डिग्री दोनों जो है 90 डिग्री पर हो जाएंगी। उम्मीद आप सभी को समझ आ गया होगा कि मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है और इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग होती है, ये एक रनिंग वाइंडिंग होती है और जो मेन वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर रखी जाती है। अब हमने इलेक्ट्रिकल एंगल को निकाला, जिससे हमें पता चल गया जो मैकेनिकल है। अगर जो 2 पोल की मोटर है ना, 2 पोल की मोटर है, 2 पोल की मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री सेम रहती है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें पता चल गया, हमने 2 पोल की मोटर ली और 2 पोल की मोटर के हिसाब से जो मैकेनिकल डिग्री है वो भी 90 डिग्री ही बन गई। अब 90 डिग्री मैंने आपको बताया, अगर 90 डिग्री यहां पर स्टार्टिंग वाइंडिंग रखी गई है तो पोल वाइंडिंग उससे 90 डिग्री के खंच के स्लोट के छोड़कर रखी जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मोटर पर। नेक्स्ट है कैपेसिटर प्रेरण मोटर। अब कैपेसिटर प्रेरण मोटर भी 3 प्रकार की होती हैं। कैपेसिटर प्रेरण मोटर होती है 3 प्रकार की। एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, एक होती है स्थायी कैपेसिटर मोटर और एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तीनों को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का क्या मतलब है? इसमें जो कैपेसिटर है वो केवल स्टार्टिंग में ही कार्य करता है। क्या कहा मैंने? जो इसका कैपेसिटर होता है वो केवल स्टार्टिंग में ही कार्य करता है। यहां पर लगा हुआ है CS यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये हमेशा इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का यूज किया जाता है। किस प्रकार का? इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का।
हम सभी ने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था हमने। अब जो स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर यूज किया गया है वो इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का ही होता है। अब यहाँ स्टार्टिंग का क्या मतलब है कि जो ये कैपेसिटर ना ये केवल स्टार्टिंग में कार्य करेगा, मोटर को केवल स्टार्ट करने में हेल्प करता है ये इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है और इसके सीरीज में लगा हुआ है एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, जिसके कारण ये मेन वाइंडिंग और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर अलग हो जाता है सर्किट से। फिर कार्य रह जाता है केवल मेन वाइंडिंग का। किसका कार्य रह जाता है? केवल मेन वाइंडिंग का रह जाता है। अब जो स्टार्टिंग इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना मोटर का, जो कैपेसिटर मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो रनिंग टॉर्क से कई गुना अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग के कारण तो स्टार्टिंग में तो ये कैपेसिटर जुड़ गया, अब इस कैपेसिटर के कारण टू फेज बन गए, क्या फेज विभक्त हो गया, और फेज विभक्त होने के कारण जो इसमें टॉर्क पैदा हुआ वो टॉर्क ज्यादा होता है रनिंग के समय से। क्या कहा मैंने? जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना वो रनिंग टॉर्क से बहुत ज्यादा अधिक होता है इसमें। और इसमें भी जो दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री के वैद्युतिक अंश पर रखा जाता है। ठीक है। और जो इसका टॉर्क होता है और जो इसका पावर फैक्टर होता है ना, जो इस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। और जो इसके अंदर ये रोटर यूज किया गया है इसको कहते हैं हम स्क्वायरल केज। और जो स्प्लिट फेज वाली मोटर है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है, इसके अंदर भी जो रोटर यूज होता है ना वो कौन सा होता है? वो होता है स्क्वायरल केज वाला। किसका? स्क्वायरल केज रोटर होता है ये। ठीक है। और क्या कहा मैंने? इसको इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर यूज होता है, पावर फैक्टर उच्च होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है इसका। इस मोटर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जैसे ब्लोअर हो गए, बेल्ट चालित पंखे हो गए, पंप हो गए, वॉशिंग मशीन होगी, कंप्रेसर होगी, वहां पर जो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब जो नेक्स्ट चलते हैं हम स्थायी कैपेसिटर मोटर पर। स्थायी कैपेसिटर मोटर का क्या मतलब है? जो इसमें कैपेसिटर यूज होगा ना वो रनिंग के समय भी चलता रहेगा और स्टार्टिंग के समय भी चलता रहेगा। इस प्रकार की मोटर में कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है और जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज प्रकार का ही यूज होता है। और रोटर पर कोई वाइंडिंग स्थापित नहीं की जाती है, रोटर पर केवल छड़ें लगाई जाती हैं एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की। दो वाइंडिंग यूज होती है, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के वैद्युतिक अंश पर लगाई जाती है। अब इसमें परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर थी जो, उसके अंदर तो जो हमने कैपेसिटर यूज किया था वो कौन सा यूज किया था? वो था इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का। लेकिन जो स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है इसके अंदर जो हम यूज करते हैं कैपेसिटर वो होता है पेपर प्रकार का। किस प्रकार का? पेपर कैपेसिटर प्रकार होता है। हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि पेपर कैपेसिटर कौन सा होता है, जिसका मान कितना होता है? 2 से 2.5 माइक्रोफैरड होता है। 2 माइक्रोफैरड से 2.5 माइक्रोफैराड तक होता है इसका मान। यानी कि इसका मान होता है कम, पेपर कैपेसिटर का मान होता है कम। जैसे घरों में जो पंखे होते हैं उसमें जो है स्थायी कैपेसिटर मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो उसमें कैपेसिटर लगा होता है वो परमानेंट ही लगा रहता है, कोई उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। इसमें जो स्टार्टिंग और जो रनिंग टॉर्क होता है वो लगभग बराबर रहता है। कौन सा? जो स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क दोनों लगभग समान ही रहते हैं, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो शुरू में भी लगा रहता है और जब तक हम उसे बंद नहीं करते वो तब तक अपना कार्य करता रहता है। और जो इस मोटर का जो मूल्य है ना वो स्टार्ट कैपेसिटर मोटर से कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का यूज किया गया कैपेसिटर उसका प्राइस ज्यादा होता है और इसमें जो स्थायी कैपेसिटर मोटर में पेपर कैपेसिटर यूज किया जाता है जो जिसका मूल्य कम रहता है ना, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग किया जाता है। अब जो घरों में छत व मेज के जो पंखे होते हैं उनके अंदर जो है स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर पर। किस पर? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर पर। अब इसके अंदर क्या है? 2 कैपेसिटरों का प्रयोग किया जाएगा। किसका? एक तो होगा कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर, एक होगा स्टार्टिंग कैपेसिटर।
दो वाइंडिंग यूज की जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। और जो ये लगाए जाते हैं ना कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाए जाते हैं। ठीक है भाई, जो इसके अंदर कैपेसिटर जुड़े होंगे ना, वो कैपेसिटर जो है आपस में पैरेलल में जुड़े होंगे। किसमें? पैरेलल में। लेकिन वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, लेकिन आपस में पैरेलल जुड़े होंगे। अब जो स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। उससे क्या होता है, उससे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है जब मोटर अपनी 75% गति को प्राप्त कर लेती है। कितनी गति को? जब मोटर अपनी 75% की गति को प्राप्त कर लेती है, तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, जिससे स्टार्टिंग कैपेसिटर अलग हो जाता है। तब रनिंग के समय केवल रनिंग कैपेसिटर ही कार्य करता है। कौन कार्य करता है? रनिंग कैपेसिटर ही कार्य करता है। अब जो इसका प्रारंभिक जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ही हाई होता है। क्या कहा मैंने? जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, वो बहुत ही उच्च होता है। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत हाई होता है। जो पावर फैक्टर होता है वो भी इसका उच्च होता है। और इस मोटर का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, कंप्रेसर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर हो गया। वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का। और इसका जो प्राइस है ना, प्राइस भी बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही 75% की गति प्राप्त करती है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। और जो ये यहाँ पर कैपेसिटर यूज किए गए ना, वो कौन से प्रकार के होते हैं? जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा ना, वो होगा इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का। कौन से का? इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का। और जो ये रनिंग कैपेसिटर होगा, ये होगा पेपर प्रकार का। ये दोनों चीजें हमने पिछले दोनों मोटर में भी समझी है। देखिए, मैंने जब आपको पढ़ाया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में केवल इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होता है। और परमानेंट कैपेसिटर में जो रनिंग के टाइम भी कार्य करता है, उस टाइम पेपर कैपेसिटर यूज होता है। इसलिए जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, उसमें दोनों प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोलाइट का भी और पेपर का प्रकार का भी। लेकिन 75% गति प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट, जिसका मान उच्च होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मान उच्च होता है, ठीक है, वो जो है बाहर हो जाता है। और केवल कार्य कौन करता है? केवल पेपर कैपेसिटर ही कार्य करता है। और इस मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क हो ना, वो रनिंग टॉर्क का लगभग 3 गुना। कितना? लगभग 3 गुना होता है। देखिए, मैंने क्या जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो रनिंग टॉर्क का लगभग 3 गुना, बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। और जो ये मोटर होती है ना, ये 25% अधिक लोड पर भी अच्छी तरीके से कार्य करती है, यानी कि पूर्ण दक्षता से कार्य करती है। 25% लोड का क्या मतलब है? यानी कि इसकी क्षमता से अगर 25% लोड ऊपर भी दे दिया जाए ना, तो फिर भी ये मोटर पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती है। किसके साथ? पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती है। और जो इसकी प्रारंभिक धारा होती है ना, जो ये स्टार्टिंग में जो करंट लेती है, वो फुल करंट का लगभग 2 गुना होता है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल जो एग्जाम में ना, सवाल ऐसे कैसे पूछ लेते हैं कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कितना गुना होता है, मोटर पर कितना और बार डाल दिया जाए जिससे वो उसी तरीके से कार्य करे। ठीक है, और जो स्टार्टिंग करंट होता है वो कितना होता है फुल करंट का? जो स्टार्टिंग करंट होता है ना फुल करंट का, वो लगभग 2 गुना होता है। कितना होता है? लगभग 2 गुना। स्टार्टिंग करंट बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि लगभग 2 गुना होता है। और जो इसका जो स्टार्टिंग और रनिंग के टाइम है ना, जो पावर फैक्टर का मान है, दोनों टाइम उच्च रहता है। पावर फैक्टर का मान भी क्या है? हाई रहता है। और मैंने कहा, क्या बताया आपको, यूज कहाँ किया जाता है इसका? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, कंप्रेसर में, जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। और ना जो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है,
अगर हमें इनकी घूर्णन की दिशा बदलनी है वो कैसे कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के उसको स्टार्टिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं उनको बदलकर इनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा को बदलकर हम मोटर की घूर्णन दिशा को बदल सकते हैं। ठीक है, अब जो है ना कैपेसिटर मोटर मैंने आपको बताई है, अब इन कैपेसिटर मोटर का ना एक को समझा देता हूं मैं कि ये किस तरीके से फेज विभक्त हो जाता है इनके अंदर। देखिए, हम समझते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का किससे, फेजर डायग्राम की हेल्प से। मान लेते हैं यहां पर है वोल्टेज, अब करंट कहां पर होगा, यहां पर कौन सी मोटर की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की। अब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के सीरीज में कौन सा, सीरीज स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कौन सा कैपेसिटर यूज हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का। अब इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के कैपेसिटर का मान होता है उच्च। ठीक है, तो जो है कैपेसिटर में वोल्टेज से आगे क्या चलती है, करंट चलती है। तो जो करंट का मान होगा ना वो यहां पर बनेगा, कौन से का, IS का। यानी कि जो स्टार्टिंग करंट का मान है वो वोल्टेज से ज्यादा रहेगा। अब बात करें रनिंग करंट की, रनिंग के टाइम तो ये कैपेसिटर हट जाता है इससे सर्किट से, तब क्या है मेन वाइंडिंग कार्य करती है, और मेन वाइंडिंग है इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज से पीछे करंट चलता है। अब करंट का मान कहां पर होगा, करंट का मान होगा यहां पर, इसको बोलेंगे हम IR। IR यहां से हमें क्या पता चला, ये होता है लगभग 70%, 70 डिग्री, 70 डिग्री, और ये होता है 20 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल बन गया एक, क्या बन गया, एक एंगल बन गया। अब जो है इसके इतने मान को अगर हम कम कर दे, इस 70 में से अगर हम इस 20 को कम कर दे तो एक करंट का मान बनेगा वो लगभग यहां पर बनेगा, लगभग यहां पर। इसको हम बोलते हैं I, जो मेन I होता है। ये तो स्टार्टिंग करंट हो गया, ये रनिंग करंट हो गया। अब एक मेन करंट बनेगा वो कहां पर, यहां पर बनेगा इसके बीच में, क्योंकि 70 में से अगर 20 कम होगा तो एंगल कितने का बनेगा, 50 डिग्री के एंगल का बच जाएगा, बीच में बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है फेज विभक्त हो जाता है। फेजर डायग्राम की हेल्प से हमने समझा। इसको जो है आपको खुद करके देखना है स्थायी कैपेसिटर मोटर को। स्थायी कैपेसिटर मोटर में क्या होगा, ये जो है पेपर प्रकार का कैपेसिटर होता है। पेपर प्रकार के कैपेसिटर का मान क्या होता है, कम होता है। मान लीजिए वोल्टेज है यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, वोल्टेज का मान हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग करंट का मान बनेगा भाई यहाँ पर बनेगा IS का। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कैपेसिटर यूज कर दिया, फिर भी ये वोल्ट करंट पीछे क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर का मान होता है कम, और ये जो है इसे इंडक्टर से जो है ज़्यादा नहीं हो पाता है। यहाँ पर इंडक्टर का मान ज़्यादा रहता है और कैपेसिटर का मान कम रहता है। इस वजह से यहाँ पर इंडक्टर हावी रहता है, इस वजह से करंट का मान नीचे ही बनता है। तो यहाँ पर IR का मान कहाँ पर बनेगा, IR का मान बनेगा यहाँ पर, IR का मान बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम यहाँ पे ना वेक्टर नियम लगाएं, क्या लगाए, वेक्टर नियम लगाते हैं ना इनके IS और IR के बीच में, तो एक करंट बनेगा यहाँ पर। वो कैसे बनता है, देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे ना IS को और IR को, पैरेललोग्राम नियम लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का, तो यहाँ पर ना एक I बनता है। क्या बनता है, एक I बनता है। कब, जब हम इन IS और IR को जोड़ने के लिए एक समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं ना, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, I का मान बन जाएगा बीच में। तो यहाँ पर भी क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में एक एंगल बन गया है, यहाँ पर भी फेज स्प्लिट हो गए हैं। इस तरीके से एक कैपेसिटर मोटर कार्य करती है। तो दोस्तों आज की क्लास में ना करते हैं इतना ही, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे। इसमें भी लगभग 2 या 3 क्लासेस बन जाएंगी, 3 क्लासेस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, या फिर हम कल इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे सिंगल फेज मोटर को। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है जो इसमें मोटर मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन में बताई है। 2 मोटरों के बारे में हमने समझ लिया है। हमने जो है शुरू में क्या है, शुरू में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अब अगर एक बार जो चीज़ समझ आ जाए तो उससे आगे हम समझ सकते हैं। सैडेड पोल मोटर समझना मुश्किल नहीं है, रिपल्सन, सार्वभौमिक मोटर। सार्वभौमिक मोटर जो नहीं है यूनिवर्सल मोटर होती है, ये DC सीरीज मोटर के समान होती है। किसके, DC सीरीज मोटर के।
अगर आपको डीसी सीरीज मोटर समझ आ गई थी ना, तो आपको यूनिवर्सल मोटर भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। सार्वभौमिक मोटर को हम डीसी एसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं। क्या? क्योंकि ये जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो तो डीसी पे कार्य करती है, और जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये एसी पर कार्य करती है, इसलिए जो इसको हम एसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर को, सार्वभौमिक मोटर। दो मोटरों के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। बचे हुए पार्ट को हम कल पढ़ लेंगे। कोशिश करेंगे कल की क्लास में हम सिंगल फेज मोटर को कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम 3 फेज मोटर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।